Hello students, our next topic is osmotic pressure. Colligated properties की स्टडी करते करते हमने relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point की स्टडी की। अब हम पहुंच रहे हैं osmotic pressure में। osmotic pressure एक बड़ा टर्म है और अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं, थ्योरी में भी न्यूमेरिकल्स में भी। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो बने। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो सीखने के पहले आपको ऑस्मोसिस बनना चाहिए। ऑस्मोसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको डिस्क्राइब करा है, उसके पहले आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान देना होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ऑस्मोसिस फिनोमिना में सॉल्वेंट का फ्लो होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे सॉल्वेंट का फ्लो होता है। क्लियर। दूसरा, ये फ्लो स्पॉन्टेनियस होता है। ये फ्लो स्पॉन्टेनियस होता है। तो पहला सॉल्वेंट्स, दूसरा स्पॉन्टेनियस। ये फ्लो कंप्लीट होता है, तो नेट कंप्लीट होता है। क्लियर। सबसे इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट, ये फ्लो हमेशा लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। ये फ्लो हमेशा लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। क्लियर। और फिफ्थ, ये फ्लो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात आगे करेंगे। तो 5 बातें जब हम ऑस्मोसिस को बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो वो क्या क्या है कि सॉल्वेंट का फ्लो होता है, कंप्लीट फ्लो होता है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, ये हमेशा लेस टू हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो जब हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू higher concentration of solution through semi-permeable membrane is termed as osmosis. Clear? एक बार और सुनिए कि ऑस्मोसिस को डिफाइन करना है तो 5 बातों को बोलना है। तो क्या? नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस टू हायर कंसंट्रेशन through semi-permeable membrane is termed as osmosis. Clear? अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न 2 वर्ड्स हैं जिनके बीच में आपकी बुक में डिफरेंस दिया है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस की जो बेसिक फंडे हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। डिफरेंस छोटे छोटे दिए हुए हैं। डिफरेंस में कुछ बातें रहती है कि जब डिफ्यूज़न पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ है। डिफ्यूज़न जो होता है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ लो टू हायर कंसंट्रेशन होता है। डिफ्यूज़न जो है जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वो सल्यूट सॉल्वेंट किसी का भी मूवमेंट हो सकता है, यहाँ केवल और केवल सॉल्वेंट मूवमेंट दिखाता है। डिफ्यूज़न गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, जो कि ऑस्मोसिस केवल लिक्विड में होता है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स डिफरेंस में दिए हुए हैं, उसको आप स्टडी कर लो। अब आओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो आप ये क्लियर हो गया कि अगर मैं कहूँ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में और सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो हो रहा है लेस टू हायर कंसंट्रेशन की ओर, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक प्रेशर लगाता हूँ, कहाँ? एसपीएम में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूँ। शब्दों पे ध्यान देना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूँ। प्रेशर एक बार में नहीं लगाएंगे, प्रेशर धीरे 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 लगाएंगे। तो एक धीरे 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 सेमी परमेबल में एक प्रेशर लगाऊंगा जिससे सॉल्वेंट का पार्टिकल जो मूव हो रहा था वो क्या होगा? अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगा। अब इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तब मैं बोलूँगा कि ये जो प्रेशर मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ और धीरे धीरे अप्लाई कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? बोले यार ये एक एक्सटर्नल मिनिमम प्रेशर है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लगाया जाता है। काहे के लिए? बोले टू ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ
सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस टू हायर कंसेंट्रेशन। तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हो कि द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस टू हायर कंसेंट्रेशन इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो दो टर्म हुई, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों को थ्योरी में क्लियर रखना है कि ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। तो वहाँ पे हमको बातें बोल रही थी क्या कि नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस टू हायर कंसेंट्रेशन through semi-permeable membrane is termed as osmosis, where when we defined about the osmotic pressure, then the statement is the minimum external pressure which is applied on semi-permeable membrane to block the movement of the solvent particle from less to higher concentration is termed as osmotic pressure. Clear? अब आप जब इसमें आगे बढ़ोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है, तो आपको ये क्लियर रखना है कि इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिए। फिर भी आपको ये क्लियर रखना है कि मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जब बात करते हैं तो दो टर्म्स यूज होती है, एक कंसंट्रेशन टर्म होती है और दूसरा टेम्परेचर। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको पहली प्रिकॉशन ये ध्यान रखनी है कि अभी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड डिप्रेशन को पढ़ा उसमें कंसंट्रेशन मोलैलिटी हुआ करता था। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट टर्म कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर, MOLAR कैपिटल है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। Second one, the osmotic pressure is directly proportional to temperature, where temperature is capital T। और आपको प्रिकॉशनरी याद रखना है कि जब हम कैपिटल T में टेम्परेचर केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा केल्विन में होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मैथमेटिक्स है वो ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कौन सा कंसंट्रेशन? बोले मोलर कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन C, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। देन ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू CT। दोनों इक्वेशन को मिला लिया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्या लेंगे और वो कांस्टेंट S ले लेते हैं या फिर उस कांस्टेंट को मैं R ले लेता हूँ। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि S और R क्या है। तो होता क्या है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। R जो कि गैस कांस्टेंट कहलाता है उसको भी यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं, वही सिंबल वही वैल्यू है, उसको भी सोल्यूशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बात करें तो देखें हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम सीधे ये कह दें सिंपल लैंग्वेज में कि CRT, वेयर R इज सोल्यूशन कांस्टेंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर CRT। अब यहाँ पे R क्या है? बोले सोल्यूशन कांस्टेंट है, तो R की वैल्यू क्या लेंगे? तो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि R की वैल्यू जो इक्विलिब्रियम में हम यूज़ करते थे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन या 8.21 10⁻⁻² लीटर ATM पर मोल पर केल्विन यूज़ करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही हो जाती है कि जब R को यानी आप जब सोल्यूशन कांस्टेंट को यूज़ कर रहे हैं और सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू आपने ली है 8.21 × 10⁻⁻² लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इस केस में R की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो चार बातें हैं वो है पहला लीटर। हम पूरे चैप्टर में सोल्यूशन में स्पेशली जितनी भी कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं प्रोबेबली कुछ को छोड़ के हमेशा क्वेश्चन ml में आता है। इवन केमिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन cc और ml सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में चलते हैं, तो यहीं पे हम मार खाते हैं और ध्यान ये नहीं रह पाता कि
कि यार क्वेश्चन को लीटर में बदलना है। क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा 200 ml और हम 200 का यूज़ कर लेंगे, तो वही गड़बड़ हो जाता है। तो पहला, ऑस्मोटिक प्रेशर के किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय आप वॉल्यूम को लीटर में बदलोगे, सबसे बड़ी प्रिकॉशन होगी। फिर आप देखोगे कि ATM लिखा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को सॉल्व करोगे तो आंसर ATM में आएगा। अब ATM में आंसर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को आप इनडायरेक्टली यूज़ करोगे तो भी बिफोर कैलकुलेशन उसको ATM में बदलना ही पड़ेगा। फिर पर मोल है, तो केमिस्ट्री में इशूलेस है, कोई भी यूनिट डायमेंशन पे स्केल कैलकुलेशन करते हैं वो मोल में ही करते हैं। उसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात है पर केल्विन, यानी यहाँ भी प्रिकॉशनरी ध्यान रखना है कि हम एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर टेम्परेचर डिफरेंस लाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं कि केल्विन में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर मैं कोई ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल दूँ और मैं बोलूँ 27 डिग्री सेल्सियस पे और आपने 27 यूज़ किया तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक ध्यान रखना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन हमेशा और हमेशा केल्विन में होता है। क्लियर? तो पहले इंपॉर्टेंट बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करते समय हमारे पास सिंपलेस्ट जो फार्मूला है वो है पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर R इज द सोल्यूशन कांस्टेंट, जिसको हम S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सोल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो 8.21 इंटू 10⁻⁻² लीटर ATM पर मोल पर केल्विन होती है। अब इससे ये तो क्लियर हो गया कि सोल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें और आगे बढ़े तो हमने कहा कि पाई इज इक्वल टू CRT है। C कंसंट्रेशन है, कौन सा? मोल है, रेटी। तो जब C को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बोलेंगे C का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा फार्मूला और आगे इलस्ट्रेट हो जाएगा और हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो मोलरिटी का सिंपल डेफिनेशन है। तो पाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गैस कांस्टेंट या सोल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि सिंस जो नंबर ऑफ मोल है वो N2 की जगह हम W2 अपॉन GMM भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फार्मूला पाई इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट RT अपॉन GMM ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। इस फार्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बुक में हैं। अब आप जानते हो कि वेट अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो W इज इक्वल टू हम DRT अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फार्मूले होंगे जिनसे न्यूमेरिकल्स आएंगे और आप इनको अप्लाई करोगे। जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना इजी आपको लगेगा। तो जो छोटे कैलकुलेशन है वो तो इसी आधार पर है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बोलूँ, अगर बोलूँ कि यार इस आधार पर अपन कैलकुलेशन करें और देखें आंसर क्या है और क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। मैंने एक क्वेश्चन कहा कि अपन बनाया क्वेश्चन और मैंने कहा कि if 36 gram of glucose is dissolved in 200 ml, प्रिकॉशनरी पहले क्लिक कर जाना चाहिए, 200 ml of water, then calculate the osmotic pressure of solution at 27 degree Celsius. If 36 gram of glucose is dissolved in 200 ml of water, then calculate the osmotic pressure of solution. ये सबसे छोटे और सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें जब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करते हो तो आपको पहले तो फार्मूला मालूम है कि यार मेरे पास फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट RT अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। पहले प्रिकॉशन वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि दिया है 36 ग्राम, R सोल्यूशन कांस्टेंट 8.21 10⁻⁻²। में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, यानी वॉल्यूम को तो मैं लीटर में बदलूंगा, टेम्परेचर को केल्विन में बदलूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर हमने 27 दिया था तो आप केल्विन में बदल लेते हो। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस।
तो आपने 27 + 273 किया तो ये 300 हो गया। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 180 ग्राम, एज यूजुअल याद होगा। और वॉल्यूम दिया है 200 ml। यहीं पे सबसे ज़्यादा चोट लगती है। वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको लीटर में बदलना होगा। मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और उनका आंसर वैल्यू बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लीटर में बदलना है तो ये 0.2 लीटर। अब बाकी फिर कैलकुलेशन आप जानते हो, ये 10⁻⁻2 कैंसिल, ये 10⁻+2 कैंसिल, 36 5 जा ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखोगे आप तो दिख रहा है 3132 24.63 अपॉन 5 to the 10 1। तो आंसर जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = 24.63 ATM आ गया। ये तो छोटा न्यूमेरिकल है, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में है। आप कोशिश करो कि इनके बारे में बने। जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग कुछ टोन्स डिस्क्राइब किए गए। टोन्स जो होते हैं वो सॉल्यूशन के कैटेगरी वाइज्ड हमको स्टडी करने पड़ते हैं, जिसमें 3 टर्म्स आती हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जब बराबर होगा तो उसका फाइनल अल्टीमेट जो वैल्यू आएगी वो कंसंट्रेशन के बराबर होने पे आएगी। या कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल इन गिवन वॉल्यूम। तो जब नंबर ऑफ मोल इन गिवन वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन का आपस में बराबर होगा एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, तो ये हम आइसोटोनिक कहेंगे। इस आइसोटोनिक की स्टडी जब हम करते हैं तो एक सैलाइन वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। हमारा 0.91% NaCl सोल्यूशन जिसको हम सैलाइन कहते हैं वो ब्लड का आइसोटोनिक है, ह्यूमन ब्लड का। तो इसी के रिस्पेक्ट में पढ़ाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। तो हाइपरटोनिक का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, और हाइपो जिसका कम। अब इसमें कंसंट्रेशन के टर्म में मूवमेंट होती है, तो आप ये बहुत छोटे छोटे टर्म हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, इनको अप्लाई करो और इसको स्टडी करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर में बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं और वांट ऑफ फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अप्लाई करने के बाद इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर जो है वो लास्ट टॉपिक है और उसी के आधार पे पूरे कैलकुलेशन होते हैं। तो उस टॉपिक को देखना और सीखना बहुत ज़रूरी है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनसे क्या कोरिलेशन बनता है, किस तरह के कैलकुलेशन आते हैं, फार्मूले में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के आधार पर हम सल्यूट को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। अभी जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं या करा रहे हैं उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर मैंने नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया इस तरह की चीज़ें ली हैं। अभी किसी भी क्वेश्चन में मैंने NaCl, CaCl2, सोडियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एक्सेट्रा यूज़ नहीं किया है। तो अगर मैं इनको यूज़ कर लूँ तो फिर क्या कैलकुलेशन का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो उस चीज़ को आपको वॉच करना होगा। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, वीडियो होगी, वांट ऑफ फैक्टर और उसका कोरिलेशन होगा। लंबा वीडियो होगा तो वो जल्दी आएगा। ओके, थैंक यू।